समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अमरेंद्र जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय कृष्ण कुमार जी, भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, गुरुकुल प्रकल्प के सह प्रमुख आदरणीय आचार्य ज्ञानेंद्र जी, जिनके समन्वय के कारण यह सब कुछ घटित हुआ है, ऐसे एम.एन. ओझा साहब, वी.के. ओझा साहब और यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति बंधुओं, अध्यापक वृंद और छात्र। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का जो बोध चिन्ह है, उस बोध चिन्ह में महाभारत के अश्वमेध पर्व से अनुगीता से यह तपोमूलम ही साधनम यह शब्द लिया और उसका मूल जो पूरा श्लोक है, उस श्लोक से मैंने अपना यह प्रारंभ किया, क्योंकि आज जो हमारा अनुबंध यहाँ पर हो रहा है इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ में, यह 198वां विश्वविद्यालय का अनुबंध है। लगभग 200 शिक्षा संस्थानों के साथ में अनुबंध करके भारत में चलने वाला जो शैक्षिक शोध है, अनुसंधान है, शिक्षा जगत में चलने वाला जो अनुसंधान है, उसकी दिशा, उसकी दृष्टि और उसकी दशा, तीनों को ही बदलने का यह अभियान जो 2016 में प्रारंभ हुआ था, उस अभियान का एक पड़ाव हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। अमरेंद्र जी बात कर रहे थे कि किसका दोष है, किसका दोष नहीं है। सारी परिस्थितियां देख करके हम सब लोग भी बड़ी चिंता करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल की जो साप्ताहिक कार्य पद्धति है, जिसमें हम सप्ताह में 1 घंटा मंडल के रूप में चर्चा करते हैं, उस मंडल में हम कहते हैं कि चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। तो भारतीय शिक्षण मंडल चिंता नहीं करता, चिंतन करता। क्या भेद है दोनों में? जब समस्या पर विचार करते हैं तो चिंता होती है। When we are always thinking about, brooding about problems, वह चिंता होती है। लेकिन जब विद्वान लोग एकत्रित आकर के बात करते हैं तो जिम्मेवारी डालते नहीं, जिम्मेवारी लेते हैं, दोष देते नहीं, स्वयं के कंधों पर दायित्व लेते हैं। और जब दायित्व लेकर के समाधान मूलक विचार किया जाता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग किया जाता है, तब उसे चिंतन कहते हैं। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल में हम चिंतन करते हैं, समाधान की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे स्थिति ठीक, बहुत अधिक क्यों गड़बड़ हुई, क्या हुआ, इतिहास में बहुत ज्यादा जाने से कुछ नहीं होता है। भविष्य को और देखते हुए वर्तमान को ठीक करने का, अपने प्रभाव क्षेत्र में कार्य करना, यह भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य। और उसी विचार में से निकला हुआ यह रिसर्च फॉर रिसर्जेंस नाम का अभियान है, पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान। क्योंकि जब चारों ओर चिंता चल रही थी कि देश में पीएचडी की संख्या तो बढ़ रही है और लगातार बढ़ती है, 2016 में मात्र 15,000 एक वर्ष में पीएचडी होते थे, गत वर्ष 40,000 पीएचडी। कोरोना के काल में हमने इस देश के 1000 विश्वविद्यालयों ने मिलकर के 40,000 शोध छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की 2020-21 में। अभी 21-22 के आंकड़े अभी आएंगे, अभी संसद शुरू हुई है, उसमें ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन या ऐसे की जब होगा तो उसके आंकड़े अभी आएंगे अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। गत वर्ष के आंकड़े 40,000, 39,963 टू बी प्रिसाइज। 40,000 पीएचडी हमने कोरोना काल में दे दी। उस दिन मैं किसी कुलगुरु के साथ में सुबह अल्पाहार कर रहा था, तो मैंने उनको, जब वो रिपोर्ट आई गत वर्ष 1 साल पूर्व, तो मैंने उनको कहा 5 साल में देश की सारी समस्याओं का समाधान कर दोगे आप लोग? तो मुस्कुराने लगे, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा 40,000 एक वर्ष में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो 5 साल में 2 लाख प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे ज्यादा समस्या थोड़ी है देश के सामने। तो बोले 40,000 प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? मैंने कहा भारत की यूनिवर्सिटीज कर रही है। बोले कैसे पता? मैंने कहा आज की रिपोर्ट है, 40,000 पीएचडी आपने प्रदान की, और पीएचडी आप तभी प्रदान करते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ता है ना किसी भी रिसर्च में।
बिना प्रॉब्लम डिफाइन किए आगे रिसर्च कैसे करोगे? और यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो पीएचडी कैसे मिलती? और जब इन सारी बातों पर चर्चा कर रही थी तो हम पीएचडी गाइड्स के साथ चर्चा करते थे, पीएचडी स्कॉलर्स के साथ चर्चा करते थे, और सारी बातचीत में जब जाते जाते जड़ में जब जाकर के बात को समझने का प्रयत्न किया तब समझ में आया कि 2 स्तरों पर समस्या है, और इसमें समाधान मूलक चिंतन करते हुए ये पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान इस अभियान का जन्म हुआ। एक तो उद्देश्य में गड़बड़, प्रयोजन में गड़बड़, मकसद में, पर्पस में गड़बड़, पर्पस ऑफ रिसर्च ही नहीं पता। केवल यूजीसी ने कह दिया कि 2 आर्टिकल आपके यदि नहीं छपे यूजीसी केयर या फलाने फलाने लेवल के रिसर्च जर्नल में, तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इतना नहीं हुआ तो आपको असिस्टेंट से एसोसिएट नहीं बनाया जाएगा। और जब वो करियर एडवांसमेंट कैश जब आपके रिसर्च का उद्देश्य बन गया, या 2016 में तो बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया, जब हम ये अभियान शुरू कर रहे थे उधर यूजीसी ने कह दिया बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बन सकते। उस कारण वो 15,000 से 40,000 पे आया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना पड़ेगा। तो जब रिसर्च का या अनुसंधान का या शोध का उद्देश्य ही केवल व्यक्तिगत स्वार्थ बन गया, इतना छोटा हो गया, इतना संकीर्ण हो गया, तो उसमें गुणवत्ता कहां से आई? तो हमने कहा सबसे पहला काम तो शोध के उद्देश्य पर करना पड़ेगा, और इसलिए फिर हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों की, रिसर्च स्कॉलर्स की और आनंदशालाएं लेना प्रारंभ किया। आईआईटी मुंबई से शुरू हुआ। आईआईटी मुंबई में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स की आनंदशाला हुई, जिसमें टिस और आईआईटी के रिसर्चर आए, और 2 दिन इसी नाम से, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, इसी नाम से 2 दिन की जब आनंदशाला हुई, हम कार्यशाला नहीं कहते क्योंकि उद्देश्य कार्य नहीं है, उद्देश्य आनंद है। आनंद होगा तो कार्य अपने आप हो जाएगा, इसलिए अंग्रेजी में भी नाम बदल दिया हमने। जब वेबसाइट पे करते हैं तो उसको वेबिनार कहते हैं ना, जो सेमिनार वेबसाइट पे होता है तो उसको वेबिनार कहते हैं। हमने कहा जब अंग्रेजी में नए शब्द बन सकते तो हम क्यों नहीं बनाए, तो हमने नया शब्द बना दिया अंग्रेजी में आनंदशाला के लिए। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल में आनंदशाला होती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ब्लिसिनार, सेमिनार एम्ड एट ब्लिस, आनंद प्राप्ति के लिए जो सेमिनार किया जाता है उसको ब्लिसिनार कहते हैं। तो जब 2 दिन की वो आनंदशाला की हमने और पीएचडी स्कॉलर्स के साथ में, और जब उनको कहा कि आपका पहला प्रश्न यही पूछा कि आप जो रिसर्च करोगे उसका उपयोग कहाँ होगा, तो सब आईआईटी जैसे स्थान पर पीएचडी करने वाले 2-2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गए अपने विषय पर चिंतन करने वाले, उन्होंने कहा इस पे तो सोचा ही नहीं। हमने कहा कुछ नया नॉलेज, कुछ नया ज्ञान प्रकट होगा तो वो भी उसका एक उपयोग है। यदि इंडस्ट्री के लिए कोई पेटेंट करके कोई नई टेक्नोलॉजी आप दे रहे हैं तो वो भी एक उपयोग है। आप समाज की किसी, अभी जैसे गीत में कहा कि शोषित और इस प्रकार से वंचित जो किसान है उसकी किसी समस्या को सुलझा रहे हैं, तो वो भी एक आपके रिसर्च का उपयोग है। किसी ना किसी रूप में तो आपका रिसर्च उपयोग में आना चाहिए। बोले हाँ आएगा तो पक्का, लेकिन हमने सोचा नहीं। यदि करने से पहले हमने यही नहीं सोचा तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी की गाइडलाइन में परिवर्तन किए, RFRF के, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के, और प्रेरणा से बेंगलोर यूनिवर्सिटी से शुरुआत, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ ऐसे ही बड़े भव्य हॉल में पीएचडी स्कॉलर बैठे थे और उनके बीच में हम वो आनंदशाला ले रहे थे। और उसमें जब ये बात आई तो प्रोफेसर थिम्मेगौड़ा वहाँ पर कुलपति थे, उन्होंने कहा ये तो आपने हमारी आंखें खोल दी। बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले पीएचडी का ऑर्डिनेंस बदला और पीएचडी गाइडलाइन में ये बात डाल दी। अब तो अभी जो नई गाइडलाइन, अभी 2022 में जो नई गाइडलाइन यूजीसी की आ गई उसमें ये डाल दिया गया है, अब तो पूरी यूजीसी की गाइडलाइन में ही आ गया कि जब साइनॉप्सिस आप लिखोगे, जब आप अपने रिसर्च क्या करने वाले हो उसका एक सारांश पहले प्रस्तुत करोगे, उसी में आपको लिखना पड़ेगा कि आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। रिसर्च शुड स्टार्ट विथ पर्पस। इसलिए हमने कहा सर्वोच्च पर्पस क्या होगा, तो सर्वोच्च पर्पस हमने दे दिया रिसर्जेंस को मन में रखते हुए। जो अमरेंद्र जी बता रहे थे, जो धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखी है, उससे पहले भी एंगस मेडिसन ने पूरे विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा। वो एंगस मेडिसन लिखता है कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत विश्व के जीडीपी का 46% से लेकर 66%, 46 to 66% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वाज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दिस कंट्री। भारत सारे विश्व को इतना बड़ा योगदान दे रहा था 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में नालंदा तोड़ी जाती है
और उसके 2 साल बाद भी हमारे सारे विश्व में, इसलिए मैं उस सारे को देखता हूँ एक साथ, शिक्षा का इतिहास और आर्थिक इतिहास एक साथ देखता हूँ, तो भारत तब तक समृद्ध रहा जब इस देश में शिक्षा व्यवस्था समृद्ध थी। जब शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ तब तक सरस्वती की कृपा समाप्त होने से लक्ष्मी की कृपा समाप्त हुई। आज भी सारे विश्व में नंबर 1 जिस देश का जीडीपी है वो अमेरिका, हालांकि वो आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न देश आज नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप अपने गूगल में डाल करके यूएस डेट क्लॉक, यूनाइटेड स्टेट्स का डेट, कर्जे का क्लॉक, ऐसा रिसर्च करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स की उनकी सरकारी वेबसाइट है, उसमें उनका वो आज के उनका कर्जा क्या है वो दिखाते हैं। और 2 दिन पहले जब मैंने देखा था तब वो उनके जीडीपी के 149% था, 150 गुना जीडीपी के। उनका जीडीपी जब लगभग 23 खरब डॉलर का है, 23 ट्रिलियन डॉलर्स का जीडीपी है अमेरिका का। उस 23 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के ऊपर उन्होंने 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा रहे, 30 खरब डॉलर का कर्जा अमेरिका के ऊपर। उसके बावजूद अमेरिका महाशक्ति क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध से पहले लगभग 1936-40 से शुरू करके अमेरिका ने विश्व की सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना प्रारंभ किया अमेरिकी विश्वविद्यालयों में। और आज विश्व की सर्वोत्तम ब्रेन्स, बेस्ट ब्रेन्स अमेरिका में जाते हैं, सारे विश्व से, भारत से जाते हैं। भारत का आईआईटी का टॉपर भारत में नहीं रहता, भारत के ब्रेन, टॉप ब्रेन भारत में नहीं है, वो नासा में काम कर रहे हैं। ये भारत की नहीं, कोरिया की, जापान की, चाइना की, दुनिया में बड़े बड़े देशभक्त, जापान से बड़ी देशभक्त और ऐसी कोई आपको शिक्षा व्यवस्था नहीं देख सकते जिसमें देशभक्ति का इतना जबरदस्त पाठ पढ़ाया जाता हो जितना जापान में पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी जापान के बड़े सारे साइंटिस्ट आज अमेरिका में। और आज अमेरिका यदि मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ करता ही नहीं, अमेरिकी सारी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग पूरा साउथ एशिया में चलता है, मलेशिया में, थाईलैंड में, ताइवान में, वियतनाम में। अब भारत में भी बहुत बड़े प्रमाण पर मेड इन इंडिया होने के बाद पिछले 4 वर्षों में आपके हाथ में चाइनीज फोन भी होगा तो भी उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। ये स्थिति बन गई। मैन्युफैक्चरिंग सारा दुनिया में चलता है, अमेरिका में नहीं चलता। मोटर गाड़ियों का भी नहीं चलता, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी नहीं चलता। अमेरिकन कंपनी के ये हेलमेट पैकार्ड की कैनेडियन कंपनी है जिसके ये लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये कैनेडियन कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी वो थाईलैंड में हुई होगी, मलेशिया में हुई होगी। ये स्थिति आज अमेरिका की पूरे उत्तर गोलार्ध है, यूरोप की से लेकर ऊपर की स्थिति है। उसके बाद भी अमेरिका को 23 खरब डॉलर जीडीपी कहां से बनता है? तो उसका एकमात्र सोर्स है उसके पेटेंट्स। बेस्ट ब्रेन को अट्रैक्ट करके उसने पेटेंट सारे अपने पास रखे, उसकी कंपनियों के पास पेटेंट्स। बौद्धिक संपदा के भरोसे, सरस्वती के भरोसे अमेरिका आज लक्ष्मी की उपासना कर। और इसलिए भारत को यदि पूर्व के गौरव को यदि प्राप्त करना है, केवल गाने गाने से नहीं होगा कि हम कितने महान थे। मेरी दादी माँ जब कहती थी ना बहुत महान थे, बहुत महान थे, तो दादी माँ को मैं चिढ़ाता था ये तो बुढ़िया के एल्बम के समान है। बुढ़िया अपना एल्बम लेकर के बैठती है कि जवानी में कितनी खूबसूरत थी। मैंने कहा अभी की वास्तविकता तो ये है कि झुर्रियाँ पड़ी हुई है, अभी की वास्तविकता है कि दांत गिर गए हैं, और अभी की वास्तविकता ये है कि बाल सफ़ेद हो गए हैं। भारत 12वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में बहुत संपन्न था, बहुत समृद्ध था, बहुत शक्तिशाली था, सारे विश्व को योगदान देता था। ये बुढ़िया के एल्बम के समान गाना है। ये गाना गाने से आज की युवा पीढ़ी को कोई रस नहीं। भविष्य में ये कैसे होगा? दैट इज रिसर्जेंस। वो पुनरुत्थान है, नवोत्थान नहीं है, पुनरुत्थान है। फिर से उत्थान के मार्ग पर कैसे जाएंगे? फिर विश्व के नंबर 1 देश कैसे बन सकते हैं? फिर इंटरनेशनल हॉस्टल बन रहा है। मैं देख करके आया राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय में, सारी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि विश्वविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय और छात्र आना शुरू कर दे। ये केवल मात्र छात्रावास बनाने से या आकर्षित करने से नहीं होगा, हमको हमारी बौद्धिक संपदा बढ़ानी पड़ेगी। और वो बौद्धिक संपदा केवल और केवल शोध से बढ़ेगी, केवल और केवल रिसर्च से बढ़ेगी। इसलिए अभी भारतीय शिक्षण मंडल के युवायाम की ओर से
हम पूरे अखिल भारतीय स्तर पर शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता कर रहे हैं और उसमें 4 जो गट रखे हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट को भी रखा है, स्नातक स्तर के विद्यार्थी भी रखे हैं। हमारे कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विद्वानों में से किसी ने पूछा अंडर ग्रेजुएट स्तर पे तो रिसर्च होता ही नहीं हमारे विश्वविद्यालयों में, फिर आपने रखा क्यों है? मैंने कहा होता नहीं है किंतु हम चाहते हैं ना होना चाहिए, इसलिए रखा है। उनको शोध पत्र लेखन का प्रशिक्षण देंगे किंतु उनको अवसर देंगे कि शोध की दृष्टि वो वहां से शुरू करें। इसलिए भारत में यह शोध दृष्टि, जिसका दूसरा जो मैंने कहा था 2 बातें हमको समझ में आई। एक तो उद्देश्य बदलना पड़ेगा, इसलिए उद्देश्य हमने हमारे नाम में ही बदल दिया, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन। और जब डॉक्टर भटकर को हमने इनवाइट किया इसके एडवाइजर बनने के लिए तो वो इतने प्रसन्न होकर के एडवाइजर बने, कस्तूरी रंगन जी बने, सारे बड़े वैज्ञानिक आज आर्यभट्ट के देश और विदेश के भी, जापान के भी एक वैज्ञानिक हमारे एडवाइजर है, वो सारे इतने आनंद से बने। विजय भटकर जी मेरे को कहते हैं ये इतना संगीतमय नाम कहाँ से सूझा, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। और इसलिए जब जहाँ साहब कह रहे थे कि 4 आर के बारे में बताइए, वो 4 आर ही सब कुछ रिसर्च फॉर रिसर्जेंस में उसके अंदर। इसलिए हमने कहा कि 2 बातें हमको ध्यान में आई। एक तो उद्देश्य बदलना पड़ेगा, छोटे उद्देश्य से काम नहीं चलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे छोटा उद्देश्य बड़ा अपराध, यदि आप अपना लक्ष्य छोटा रखते हो तो उससे बड़ा अपराध नहीं है। इसलिए हमने कहा लक्ष्य को बड़ा करो। आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिसर्टेशन भी लिख रहे हो, आप यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिख रहे हो, आप यदि 9वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में सीबीएसई में जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी यदि करवा रहे हो अपने बच्चों को, माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, तो गूगल से रिसर्च करने की जगह और दुकान से प्रोजेक्ट खरीदने की जगह वो उसमें यह सोचे कि रिसर्जेंस कैसे हो, पुनरुत्थान कैसे हो। छोटे से छोटे रिसर्च में भी उसका उद्देश्य भारत माता को फिर एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन करना, यह बदल देगा तो हमारा उद्देश्य बदल जाएगा। इसलिए उस ब्लिसिनार के आनंदशाला के पहले ही दिन हम ये बताते, उद्घाटन में ही बताते हैं शोध छात्रों को कि कॉपी पेस्ट करके, प्लेगरिज्म करके, फर्जीवाड़ा करके रिसर्च करने में जितनी मेहनत लगती है उससे कम मेहनत में अच्छा रिसर्च कैसे करना वो हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि उद्देश्य बदल जाएगा तो प्रामाणिकता आ जाएगी, उद्देश्य बदल जाएगा तो निष्ठा आ जाएगी। गड़बड़ आदमी तब करता है जब ये न के न प्रकारेण काम तब करता है जब केवल स्वार्थ उद्देश्य होता है। स्वार्थ के स्थान पर राष्ट्र उद्देश्य हो जाएगा तो प्रामाणिकता का स्तर भी बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम था उद्देश्य बदलना। और दूसरा काम, जैसे मैंने कहा बेंगलोर विश्वविद्यालय का उदाहरण देकर के मैंने कहा अनेक विश्वविद्यालयों के और अब तो यूजीसी के ही पीएचडी गाइडलाइंस को बदलने का हमने काम किया, क्योंकि हमको दूसरी समस्या जो दिखाई दी जिसका समाधान आर्यभट्ट करता है वह दूसरी समस्या थी मेथोडोलॉजी, पद्धति। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बात की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रक्रिया ठीक हो जाए तो परिणाम ठीक हो ही जाता है। इसलिए आप यदि बीज ठीक से डालेंगे, बीजवपन ठीक से करेंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। आप कहोगे कि तो बीजांकन ठीक से नहीं किया और बाद में आप फसल की प्रतीक्षा करोगे तो वो काम नहीं चल सकता। इसलिए प्रक्रिया का जो महत्व है उसको ध्यान में देते हुए हमने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन में प्रक्रिया पे काम करना शुरू किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ह्यूमैनिटीज में, लैंग्वेजेस में, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में, सभी विषयों में और रिसर्च की मल्टीपल डाइवर्स मेथोडोलॉजीज हो सकती है और उद्देश्य के अनुसार प्रक्रिया को चुनने का अधिकार शोधकर्ता को होना चाहिए। इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन रिसर्च के अंदर लाने का प्रयत्न हमने किया, जो अभी की यदि 2022 की पीएचडी गाइडलाइंस यदि आपने नहीं पढ़ी हो यूजीसी की तो आप पढ़ लीजिए, जिससे ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखेगी, जो केवल आईआईटी जैसे कुछ संस्थानों में थी भारत में, बाकी जगह नहीं। प्रक्रिया पर काम करना था, इसलिए हमने तपोमूलम ही साधनम शब्द प्रयोग किया, क्योंकि प्रक्रिया, रिसर्च की प्रक्रिया का नाम तप है। तप यह रिसर्च की प्रक्रिया का नाम है। 4 स्तरों पर इस तप को करना पड़ता है। सबसे पहला है अनुसंधान, रिसर्च क्या करना है, उसके एरियाज कैसे डिफाइन होंगे। तो हम आर्यभट्ट में कहते हैं रिसर्च एरियाज को डिफाइन करते समय हम विश्व की समस्या और विश्व की स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे। और यूनाइटेड नेशंस ने जब 21वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तब सारे विश्व के सामने 17
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे, एसडीजी रखे, जिसमें से एक सबके लिए अन्न वाला, फूड सुरक्षा वाला है, जिसमें विश्वविद्यालय आपका बहुत बड़ा काम कर सकता है, जो आप अभी मेरे से पहले गाए गए एकल गीत में भी बोला गया। सबके लिए अन्न देने के लिए, सबको फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल यदि हमको करना है, सबके लिए शिक्षा भी एक एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सारे विश्व को यदि सस्टेनेबिलिटी का हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, बहुत सारे धारणक्षम, शाश्वत, ऐसे बहुत सारे अनुवाद है, लेकिन जब मैं उस शब्द की उत्पत्ति पर गया और उसके अंदर जाकर के, ये हमारे आचार्य जी बैठे हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में जब उसके अंदर जाकर के उसको देखने का प्रयास किया, तब पता चला सस्टेनेबल का अर्थ है एबल टू सस्टेन, सस्टेनेबल, और एबल टू सस्टेन का अर्थ होता है धारण करने में योग्य, और ये तो परिभाषा धर्म की है, धारणा धर्म इत्येहु धर्मो धारयति प्रजा, धर्म उसी को कहते हैं जो धारण करता है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा धार्मिक विकास, धर्माधिष्ठित विकास, धर्माधारित विकास। यहाँ धर्म यानी रिलीजन नहीं, यहाँ धर्म यानी जो धारण करता है, जो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सिखाता है। इसलिए आज सुबह जब हम बलवंत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, वहाँ म्यूजियम में गए थे, और जब वो यहाँ के रिसर्च के बारे में बता रहे थे कि गैजेट में क्या मिला और कैसे नाम, ये पूसा नाम कैसे पड़ा, और उसको लेकर के जो दो थेरीज है वो दोनों थेरीज की बात कर रहे थे, मैं दोनों में से समानता ढूंढने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि तप की जो परंपरा है वह तप की परंपरा भेद दृष्टि नहीं देती, वह एकत्व दृष्टि देती है। इसलिए मैंने कहा हेनरी फिफ्थ ऑफ यूएसए, पी ऑफ यूएसए से पूसा बना हो तो भी, या जो कि वेदों के उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि वेदों में जो एक पूषण नाम की देवता आती है, पूषा, उस देवता के नाम से यह स्थान पुष्य के द्वारा जाना जाता था, और इसलिए अंग्रेजों के आने से पहले भी इसे पूसा कहा जाता था इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर वो गंडकी नदी एक गोलाकार वृत्त लेकर के उसके बीच में प्राण शक्ति को इस प्रकार से, और उसका आज सुबह मैंने घूमते समय अनुभव भी किया, उस प्राण शक्ति को इस सब प्रकार से धारण करती है कि वो सीधे पूषण की उपासना के लिए उपयोगी है। ऐसा होने के कारण इसका नाम पूसा होगा, क्योंकि ये पूषा यह नाम सूर्य का ही दूसरा नाम है। उपनिषद में आता है, उपनिषद का श्लोक है, ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य का मुख अपिहित ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? विश्व की चकाचौंध से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, सूर्य की चमक को वो कह रहा है सोना, हिरण्मय, सोने के समान इस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, ये ढके हुए मुख को प्रार्थना किससे कर रहा है ऋषि? तत्त्वम पूषण, हे पूषण, विश्व का पोषण करने वाली देवता, सारे विश्व को प्राण की शक्ति देने वाली देवता, उसे पूषण कहा गया। तत्त्वम पूषण अपावृणु, खोलो, अपावृणु, ढक्कन को अनावृत करो, उस ढक्कन को हटाओ, ताकि सत्य धर्माय दृष्टये, हम सत्य और धर्म दोनों का ज्ञान प्राप्त कर सके। सत्य यानी साइंस, धर्म यानी उसको आचरण में लाने की टेक्नोलॉजी, दोनों हमारे पास आ जाए। द ट्रूथ बिहाइंड द फिनोमिना, जो साइंस बताता है वो सत्य, और उसको फिर अप्लाई किया जाता है, उसका समायोजन किया जाता है, तब वो टेक्नोलॉजी, वह है धर्म। आचरण में लाने को धर्म कहते हैं। सत्य और धर्म दोनों के दर्शन तभी होंगे। यही तो रिसर्च का मूल उद्देश्य है। तो रिसर्च एरिया कैसे डिसाइड होंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विश्व के लिए, उसके आधार पर भारत ने विश्व में क्या कमिटमेंट दिया है? हमने कहा है 2047 तक हम भारत को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे, जीरो कार्बन बना देंगे। हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट अभी कोप में किया। ऐसे हमारे कितने सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट है। उसके साथ साथ 140 करोड़ के भारत में प्रत्येक मुख को भोजन देना, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रत्येक हाथ को कार्य देना, यह भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? हमारे वैश्विक लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से प्रारंभ करके हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे लोकल स्थानीय लक्ष्य क्या है, या इसके आसपास के परिक्षेत्र में अभाव की क्या स्थिति है,
उसमें क्या करना आवश्यक है, इन तीनों के आधार पर रिसर्च पहला आर तय होता है कि रिसर्च एरिया क्या होगा। आप जैसे विद्वानों के साथ ही बैठ करके हमने 550 से अधिक रिसर्च एरिया की लिस्ट बना दी। 21 अलग अलग फैकल्टी में 550 से अधिक रिसर्च एरिया की मैं ओम प्रकाश जी को कहूंगा आपको भी भेज दे, और उसके आधार उसको आप बढ़ा सकते हैं। वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, पूरी खत्म नहीं होगी और बढ़ाने, और एक एक रिसर्च एरिया में 10-10, 20-20 रिसर्च टॉपिक बन सकते हैं जिसके ऊपर आप अपने विद्यार्थियों से शोध करा सकते हैं। ये भारत की, विश्व की और अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे रिसर्च का उद्देश्य हो जाएगा, तो वो रिसर्चन होगा। इसलिए दूसरा लक्ष्य है, और ये यदि करना है तो हमको प्रामाणिक तप करने वाले, अंदर से जिसके अंदर खुजली है खोजने की, वही वास्तविकता में रिसर्चर, शोधकर्ता बन सकता है। इससे दूसरा आर आता है रिसर्चर, वो शोधकर्ता, वो तपस्वी, जो शब्द यहां पर प्रयोग हुआ, तप करने को जो तैयार है, जो ऋषि बनने को तैयार है। ऋषि किसे कहते हैं? जिसने ऋत को देख लिया। ऋत यानी जो ईश्वरीय शक्ति या सत्य या कुछ भी कहो, सारे प्रकृति के पीछे काम करने वाली शक्ति, प्रकृति में जिन नियमों के द्वारा प्रकट होती है उन नियमों को ऋत कहते हैं। इस ऋत से ही अंग्रेजी का शब्द रिदम आया, द रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस, द रिदम ऑफ नेचर, उसको ऋत कहते हैं। इस ऋत का जो दर्शन करता है वो ऋषि, उस सेब के नीचे गिरने से, और न्यूटन ने ऋत के दर्शन किए, न्यूटन ऋषि बन गया और गुरुत्व का रक्षण आ गया। उससे 2000 साल पहले पाराशर नाम के ऋषि ने अपनी संहिता में गुरुत्व का वर्णन करके रखा, लेकिन न्यूटन को भी वह ऋत वहां पर दिखा। आर्किमिडीज को अपने बाथ टब में जाते समय अपने वजन के जितना वॉल्यूम पानी का बाहर निकलते हुए देख करके विश्व के नियम के, रिदम के, ऋत का दर्शन हुआ और आर्किमिडीज ऋषि हो गया। हमारे जितने ऋषि थे, चाहे ऋषि भारद्वाज हो, चाहे ऋषि अगस्त्य हो, चाहे ऋषि विश्वामित्र हो, ये सारे मंत्र रचता ऋषि, साइंटिस्ट थे अपने अपने विषय के, और उन्होंने सृष्टि के उस ऋत को देखा था, तब वो ऋषि बने। आज हम सबको भी ऋषि बनने की आवश्यकता है। इसलिए वो दूसरा आर, वो रिसर्चर का आर है, वो ऋषि का भी आर। पहला आर रिसर्च, रिसर्च का पर्पस रिसर्जेंस, और रिसर्च का डोमेन सारा विश्व, एसटीजी से शुरू करके लोकल नीड्स तक सारे को देखने वाला रिसर्च। दूसरा आर रिसर्चर, ऐसा शोधकर्ता जो तपस्वी के द्वारा ऋषि बनने को तैयार है। और इसके लिए फिर तीसरी बात आती है रिसोर्सेस। हमारे पास में क्या संसाधन है? भारत जैसा समृद्ध दुनिया में कोई देश नहीं। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि भारत के पास इतनी अद्भुत है, हमारे जैसा मस्तिष्क किसी के पास नहीं है। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं सारे विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन पिछले 10 वर्ष से कर रहा हूं। प्रतिदिन कम से कम 150 मेल सारे विश्व भर में से आती है। मैं यहां बैठ करके सारे विश्व की शिक्षा स्थिति के ऊपर बात कर सकता हूं। यदि आप मुझे पूछेंगे कि अमेरिका की शिक्षा क्षेत्र में क्या समस्या है, अमेरिका वालों को जितनी पता नहीं हो उतनी मुझे पता है, क्योंकि उनके सारे रिसर्च पेपर मैं पढ़ता हूं। अमेरिका के 50 स्टेट्स में से 16 स्टेट्स की क्या स्थिति है वो मैं जानता हूं। 18 स्टेट्स किस बात से लड़ रहे हैं उसको मैं जानता हूं। कुल मिलाकर के अमेरिका में शिक्षा की कितनी भयावह स्थिति है। आप में से अनेक बच्चे स्वयं जाना चाहते होंगे, या आप अपने बच्चों को अमेरिका में भेज करके प्रसन्न होंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति अमेरिका की एक ये है, फरवरी में उनके पोल एवरेजेस, उसको कहते हैं नेशनल एजुकेशनल पोल एवरेजेस, अमेरिका के डिक्लेयर होते हैं। एक बार मैंने मेरे फेसबुक पे लिंक डाली, उस लिंक में लिखा था कि 4ठी कक्षा के बच्चे, अंग्रेजी में लिखा था द 4th ग्रेडर्स, 4ठी कक्षा के 46%, 46% बच्चे डबल डिजिट का जोड़ नहीं कर सकते, दुहेरी संख्या को जोड़ नहीं सकते, एडिशन नहीं कर सकते। और 8वीं कक्षा के 8th ग्रेडर 74%, 74% 8th ग्रेडर्स, 8वीं कक्षा के 74% बच्चे अंग्रेजी भाषा में बिना त्रुटि के 4 पंक्तियां नहीं लिख सकते, 4 लाइन्स विदाउट मिस्टेक, 74% ऑफ द 8th ग्रेडर्स। तो मैंने केवल लिंक डाली, लिंक में इतना ही लिखा था, लोगों ने लिंक तो खोली नहीं, सोशल मीडिया का काम है, नीचे कमेंट देना शुरू कर दिया। उसी समय वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने बिहार की एक खबर वो छापी थी, वो फोटो छापी थी, जब जहां पेरेंट्स ऊपर ऊपर चढ़ करके बच्चों को नकल दे रहे थे।
उस कारण से बहुत लोगों ने लिखा बिहार की खबर है क्या, किसी ने कहा टीचर ही नहीं जानते तो बच्चे क्या जानेंगे, ऐसे ऐसी कमेंट आई। 100 कमेंट आने के बाद मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके उस पोस्ट को एडिट करके ऊपर में लिखा, कृपा करके लिंक खोलिए, बाद में कमेंट कीजिए। ये जो 40% चौथी के बच्चे दुहेरी गणित नहीं कर सकते और 74% बच्चे अंग्रेजी में 4 लाइनें बिना त्रुटि के बिना गलती के नहीं लिख सकते, ये नेशनल पोल एवरेजेस अमेरिका के हैं, भारत के नहीं। अमेरिका के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते और आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ABCD की मार इसलिए दे रहे हो कि उसको अमेरिका भेजना है एक दिन, वहीं वाले अंग्रेजी नहीं जानते। काहे अपने बच्चों को अत्याचार कर, अच्छे से अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ। इसलिए NEP कह रही है उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में दो, क्योंकि भविष्य भारत का है, भविष्य हिंदी का है। इसलिए रिसोर्सेस हमारे पास बहुत है, लेकिन उस रिसोर्सेस को हमने मिसमैनेज कर रखा। इसलिए RFRF एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम रिसोर्स पूलिंग का काम कर रहे हैं। हम संसाधनों को एक साथ ला करके एक दूसरे को उसका कैसे उपयोग हो सकता है। आज सुबह हमारे अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रमुख है, आज सुबह मुझे कह रहे थे कि मोतिहारी में साइंस के रिसर्च के लिए अभी लैब्स वैब्स नहीं बनी है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अभी हमारा इनसे अनुबंध हो रहा है, IIT पटना से हो रहा है, NIT पटना से अनुबंध हो रहा है। इनके रिसोर्सेस मोतिहारी के छात्रों को भी उपलब्ध कराने का काम RFRF करेगा। जो एक दूसरे के रिसोर्सेस है वो एक दूसरे को मिलेंगे। ये तीसरा रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्स पूलिंग, हाथ मिलाना, आपस में मिलकर के काम करना। नागपुर में NIT है, विश्वेश्वरैया जी के नाम से VNIT, वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पड़ी है और नागपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों को रिसर्च करने के लिए और उनके पास में मशीन नहीं होती है। RFRF बीच में आ गया, उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को VNIT से जोड़ दिया। 1 किलोमीटर की भी दूरी में नहीं होने वाले 2 शिक्षा संस्थान को जोड़ने का काम RFRF कर आज सारे भारत के शिक्षा संस्थानों को। यह चौथा आ रहा है सर, रीच। RFRF की रीच है ये। RFRF अपने आउटरीच से, अपने संपर्क से देश की और विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं में समाधान देने के लिए शिक्षा जगत का आमंत्रित कर रहा है। जैसे हम गए जल शक्ति मंत्रालय में, जब मेरी पहली भेंट हुई, जो अभी मंत्री है वो जब जोधपुर में कॉलेज में पढ़ते थे, तब मैं जोधपुर में विवेकानंद केंद्र का संगठन के काम करता था। इसमें जब वो चुनाव हारे जीते दोनों, एक बार हारे एक बार जीते, जोधपुर विश्वविद्यालय में JNVV में, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नाम है उसका, उसमें जब वो जीते हारे तब मैं जोधपुर में था, तो हमारी पुरानी परिचय। तो जब वो मंत्री बने बधाई देने के लिए मैं गया, बातचीत में चर्चा में मैंने कहा कि आपकी वेबसाइट पे, अब तो वो भी हट गया उनकी वेबसाइट से भी मेरे कहने के बाद, मैंने कहा आपसे वेबसाइट पे लिखा है कि भारत में 10,339 नदियां हैं, मेरे को जरा इनकी लिस्ट आप दे सकते हैं, हमारे बारे में इनके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के पास भारत के नदियों की सूची नहीं है, डेटा नहीं है। उन्होंने कहा स्टेट के पास होगा। मैंने स्टेट में पूछा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरे मित्र हैं उनको पूछा, अभी उप मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको मैंने पूछा। उन्होंने कहा पता करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होगा। रेवेन्यू मिनिस्टर को भी पूछा, उनको भी नहीं पता। उन्होंने कहा इरिगेशन वालों पे होगा, इरिगेशन वालों पे भी। फिर हमने कहा कि समस्या पर चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। RFRF ने क्या काम किया, मैंने जब जल शक्ति मंत्री को कहा था, उन्होंने PS को बुला करके पूछा ये क्या कह रहे हैं, अपने पास लिस्ट नहीं है। तो PS ने कहा नहीं है सर, एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा उस IAS अधिकारी को, प्रोजेक्ट बनाओ, 200-400 करोड़ फूंक दोगे, सरकार के लिस्ट बनेगी नहीं। हमने RFRF की तरफ से नदी को जानो नाम से अभियान शुरू किया और पूरे भारत के विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों से छात्रों को कहा आप रजिस्टर कीजिए और अपने घर के पास की, अपने गांव के पास की नदी का डेटा अपलोड कीजिए भारतीय शिक्षण मंडल के RFRF के वेबसाइट के ऊपर, उसके सर्वर के ऊपर। और आपको आश्चर्य होगा, 25 रुपए की एंट्री फी भर करके 1,38,000 बच्चे रजिस्टर हुए नदी को जानो इस अभियान के अंदर। अभी उनका डाटा कलेक्शन चल रहा है, 31 अगस्त तक डाटा आएगा। इनमें से आधे बच्चों ने भी डाटा भर दिया, 70-75 हजार बच्चों ने भी डाटा भर दिया। और एक किसी भी नदी के या नाले के या बहते पानी के 100, 200, 500 मीटर के 3 फोटोग्राफ भी उनको भेजने हैं GPS आधारित। उसका पोल्यूशन किस कारण हो रहा है उसके बारे में, सांस्कृतिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, जियोलॉजिकल प्रश्न है और पोल्यूशन के बाद एनवायरमेंटल प्रश्न है। 4 प्रकार के 12 प्रश्न है।
आप सोचिए कितना बड़ा डेटा क्राउड सोर्सिंग हो गया, और पैसा एक खर्च नहीं हुआ। जो विद्यालय या महाविद्यालय सर्वाधिक और सर्वोत्तम डेटा देगा उसको 1,00,000 रुपए का पुरस्कार देने वाले वो उसी 25 रुपए में से। ये रिसोर्सेस वाला काम RFRF करता है। सरकार ने जो करोड़ों रुपए में नहीं किया होता काम, वो काम हमने बिना एक पैसा खर्च किए कर दिया। अब 10,000 नहीं तो कम से कम 2,500-3 हजार नदियों का डेटा हमारे पास अगस्त महीने के अंत तक आ जाएगा। और हमने कहा अगले 5 वर्ष तक ये अभियान हम चलाएंगे जब तक पूरे भारत का डेटा नहीं आ जाता। इसरो के भुवन उस ऐप के साथ में हमारा समझौता हो गया है। ये डाटा उनके ऊपर लेयर के रूप में वो भुवन के ऊपर जाएगा। गूगल मैप जैसा जो भुवन मैप से, जो इसरो का स्वयं का भारतीय ऐप है, मैप है, उसके ऊपर ये डेटा चला जाएगा। आप सोचिए RFRF की रीच आप जैसों के माध्यम से। अपने बिहार में से अनेक छात्रों ने रजिस्टर किया, यहाँ से भी छात्र रजिस्टर हुए। बीच में वो डाटा एंट्री के लिए जब प्रशिक्षण के लिए गए थे तो हमारे प्रदीप जी वहाँ भोपाल में जाके प्रशिक्षण लेकर के आए। डाटा एंट्री में हैंड होल्डिंग कर रहे हैं और बच्चों का डेटा ले रहे हैं। ऐसे अनेक अद्भुत कार्य RFRF के माध्यम से हो रहे हैं और उस एक महान अभियान के अंग आज आप बने हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, अभी मैं पीछे यहाँ पर लाउंज में बैठ करके चर्चा कर रहा था कुलपति जी से। मैंने उनको बताया कि 4 मिशन मोड प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट के बारे में, एक फैमिली के बारे में, सोशोलॉजी का है, एक फैमिली के बारे में, एक एनवायरनमेंट के बारे में, एक स्किल और यूथ मैपिंग के बारे में, और चौथा जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ, उसके बारे में वो मिशन मोड प्रोजेक्ट। मिशन मोड प्रोजेक्ट जिसमें 100 से अधिक विश्वविद्यालय एक साथ काम करेंगे। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 18% से 40% हमारी उपज यह व्यर्थ जाती है। एक अनुमान के अनुसार GDP का 2% वेस्टेज हम करते हैं अन्न के रूप में। जिस देश में अन्न को ब्रह्म कहा गया, अन्न पते अन्नस्य नो देहि की प्रार्थना हम करते थे, अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहते थे, उस देश में अन्न का इतना बड़ा अपव्यय यदि रोकना है तो हम सब लोगों को मिलकर के अनेक लेवल पे काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, ग्रेडेशन आदि की टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन और कोल्ड स्टोरेज के विभिन्न डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल्स पर काम करना पड़ेगा। जो पश्चिम के लिए अच्छा है वो हमारे लिए कमर्शियल मॉडल अच्छा ही होगा, ऐसी आवश्यकता नहीं। क्योंकि भारत में 60% यह किसान, उसके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट, 12th प्लान की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 5 एकड़ से कम भूधारक ऐसे हमारे 60% किसान हैं। एक और बहुत बड़ी बात उस रिपोर्ट में कही गई कि भारत में पैदा होने वाले अनाज का 40% मार्केट में ही नहीं पहुंचता है। उसको सस्टेनेंस एग्रीकल्चर कहते हैं और उनके हिसाब से वो GDP में काउंट नहीं होता, क्योंकि खुद के खाने के लिए जो उपजाते हैं वो GDP का पार्ट नहीं बनता। आज इस सारी प्रक्रिया को बदलने के लिए इकोनॉमिक थिंकिंग को बदलने की आवश्यकता है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर की दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में आपके जैसे वैज्ञानिकों ने, और यहीं से वो रिसर्च शुरू हुआ, आधुनिक काल में ये बताते हैं तो बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ से प्रारंभ हुए रिसर्च के कारण आज जो देश में लगभग 70 के लगभग 74 शायद कृषि विश्वविद्यालय है, 80 विश्वविद्यालय, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी उपज 6-7 गुना बढ़ा दी जो स्वतंत्रता के समय थी उससे। लेकिन यदि हम उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, विश्व को आज हम अन्नदाता विश्व के पुनः बन रहे। कोरोना के बाद में हमने व्हीट भेजना जब बंद किया तब सारा अमेरिका शरण आ गया था कि नहीं आपको भेजना पड़ेगा। 20, 25, 50 साल पहले अमेरिका से गेहूं लाने के कारण लाल बहादुर शास्त्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वह देश आज अमेरिका को गेहूं भेज रहा है। ऐसी उपज आप वैज्ञानिकों ने करके दिखाई है। अब नेक्स्ट स्टेप लेने की आवश्यकता है। अन्न का उगने वाला एक एक कण ब्रह्म है, ईश्वर है, इसलिए उसको व्यर्थ गवाए बिना कैसे काम में ले सकते हैं। इस विषय को लेकर के एक मिशन मोड प्रोजेक्ट RFRF करने जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्राण शक्ति की बात की। ये प्राण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्राण विद्या के कारण ही भारतीय विद्या इतनी सारी प्रगति थी और पिछले 200 वर्षों में प्राण विद्या पर काम बंद हो गया है। हम प्राण की शक्ति का पुनर्नव यदि फिजिकली भौतिक रूप से अंकन कर सके तो विश्व के विज्ञान को बदल सकते हैं और उसमें कृषि विश्वविद्यालय हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि
वनस्पति में प्राण है, ये जगदीश चंद्र बसु के सिद्ध करने के बाद में उस प्राण शक्ति के विभिन्न आयामों पर वनस्पतियों में काम नहीं हुआ है। RFRF और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मिलकर के यदि इस प्राण को इंफ्रारेड और बाकी सारी टेक्नोलॉजी के द्वारा यदि उसको मापन कर सके, उसको फोटोग्राफ कर सके, उसको यदि फिजिकली प्रूव कर सके, तो वो मानवता के कल्याण का एक बहुत बड़ा बेसिक रिसर्च होगा और वो नेक्स्ट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी होगी। इसलिए इस प्रकार के काम सारे विश्व का मानस बदलने की ताकत रखने वाले काम आपके साथ मिलकर करने का मानस रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन रखता है। इसलिए आज का यह अनुबंध केवल कागज का अनुबंध नहीं रहे, प्रत्यक्ष शोध, तपस्या और ऋषित्व का अनुबंध बने और हम सब लोग एक दूसरे की मदद से सामूहिक ऋषि बनने का संकल्प ले। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।